नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लगातार जीएस की जो क्लास मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। यह हमारा पार्ट 1 है इस इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। पार्ट 1 में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब पूछा गया कि जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब क्या है। इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो आप याद देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप याद देखिएगा इसमें जो है सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और जहां यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन बी वाला आप देख पा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो है हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यानी कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट गतिविधियां होती हैं, अर्थव्यवस्था की जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती हैं, उनमें कुछ जो है अधिकार सरकार के पास होता है और कुछ जो है अधिकार, जो आर्थिक गतिविधियों का अधिकार निजी क्षेत्र को भी दिया गया होता है। तो यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर काम करती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली ही है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद रखना है भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, इसने जो है भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्लानिंग कमीशन था उसने भारत को टोटल 15, याद रखिएगा, टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना की है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल आपसे पूछा जा सकता है। तो समय काल आप याद देखिएगा 1992 से लेकर 1997 तक। 1992 से 1997 तक आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसकी डेट हूबहू आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी ड्यूरेशन आपसे पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो आप याद रखिएगा, कृषि कार्य हो गए, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हैं, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट गतिविधियां आपकी प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र हैं और जो तृतीयक क्षेत्र हैं, इनको आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला चीज़ तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को कुल कितने एरिया में, कुल कितने क्षेत्र में हम बांट सकते हैं। तो टोटल 3 एरिया में जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होता है। दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है यानी कि द्वितीयक क्षेत्र होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आइए इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम प्राइमरी सेक्टर की, प्राथमिक क्षेत्र की, तो वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। ऐसा एरिया, ऐसा सेक्टर जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, उस एरिया को, उस सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र से बोलते हैं। जैसे आपका कृषि कार्य हो गया, उत्खनन कार्य हो गया, पशुपालन कार्य हो गया, मछली पालन कार्य हो गया, ये सभी जो हैं एक्टिविटी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो भी कच्चा माल, जो भी प्राकृतिक संसाधन कच्चे तौर पर प्राथमिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वही कच्चा संसाधन आगे चलकर द्वितीय क्षेत्र में उपयोग लाया जाता है कच्चे माल के तौर पर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये द्वितीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपके विनिर्माण के कार्य होते हैं,
विनिर्माण करने वाली जो भी उद्योग होते हैं वे आ जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा आपके लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथा इसी कारण से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, उसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आप याद देखिएगा द्वितीयक क्षेत्र को ही हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, आपके ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में आपका आता है तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, सभी इम्पॉर्टेंट जो सेवाएं होती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती हैं, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, बीमा हो गई, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, पर्यटन हो गया, संचार हो गया, रिटेल हो गया, सभी जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, सभी सर्विसेज आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसे हम सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तो आई होप ये तीनों जो एरिया हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, आपको कन्फर्म हो गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो आई होप इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किसके अंतर्गत हम करते हैं, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र को ही हम औद्योगिक गतिविधियों का क्षेत्र कहते हैं। यानी कि सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती हैं, सारी जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, वे आपकी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान जो है कौन सा सेक्टर दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है यह सबसे ज़्यादा वर्तमान में योगदान दे रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आप याद रखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा क्या दिया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है प्रति व्यक्ति उच्च आय वाली है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत दिया गया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। जो मानव विकास सूचकांक था, इसको किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो फेमस अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था महबूब उल हक। आप याद देखिएगा, महबूब उल हक के द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक को किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपको बताना है कि जो SDI है, जो मानव विकास सूचकांक है, इसको कौन सा संगठन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है। तो आप याद देखिएगा, इसको UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आप याद देखिएगा, UNDP के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है दिया गया। यहाँ पे UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है किस देश ने दिया था। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है यह किस देश ने दी थी, तो आप याद देखिएगा 1970 के दशक में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना दी गई थी भूटान के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भूटान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध हेराल्ड डोमर मॉडल से है। इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है आपके हेराल्ड डोमर मॉडल से है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका संबंध था वह किस पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल था 1951 से लेके
1956 तक ये चली थी, 1956 तक चली थी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इस किस पर आधारित थी? तो यह आपकी आधारित थी हेराल्ड डोमल मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पे था? कृषि के विकास पर। कृषि के विकास पर जो है पूरी तरह से आधारित थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स बन सकते हैं आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के, उनको ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक सिंचाई परियोजनाओं की भी स्थापना करी गई थी, जैसे आपका भाखड़ा नांगल हो गया, और ब्यास परियोजना हो गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई, ये सभी शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना काल में 2 युद्ध लड़े गए थे? इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके समय काल में 2 फेमस युद्ध लड़े गए थे भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के मध्य? तो ये 2 जो युद्ध थे आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लड़े गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का जो समय काल था यह था 1961 से 66। 1961 से 66 तक चली थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन यह अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहती है। और इसके असफल होने का कारण क्या था? ये 2 इम्पॉर्टेंट युद्ध, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिस कारण से यह जो पंचवर्षीय योजना थी अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? गरीबी तथा बेरोजगारी पर जो ध्यान है प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान मुख्यतः केंद्रित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसी के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1974 से 78 तक ये चली थी। इसका समय काल तो 1979 तक था, यानी कि 1 वर्ष और अधिक था। 1974 से लेके इस प्रकार से लिखिए, इसका समय काल जो था 1974 से लेकर 1979 तक चलने वाला था, परंतु बीच में जो है चुनाव होते हैं और चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी हार जाती है और नई सरकार बनती है। जो सरकार बनती है वो आती है जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है, नई सरकार बनती है, उसके द्वारा इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। तो 1974 से लेके यह 1978 तक ही चलती है आपकी योजना, यानी कि 1 वर्ष पहले इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपका ऑपरेशन फ्लड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली आपसे पूछी जा रही है कि जो भारतीय हरित क्रांति है उसकी जन्मस्थली कहाँ पर मानी जाती है? तो पंतनगर को आप याद रखिएगा। पंतनगर को जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, पंतनगर को। अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष में करी गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा आप, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा आप, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या शुरू किया गया? आपका नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब आपका शुरू किया गया नीति आयोग। कब योजना आयोग को समाप्त किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वर्तमान में आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है। इन 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में।
विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। ये चीज़ आप याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष में नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 1970 में, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबल पीस प्राइज दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1970 में। किस लिए? आप याद रखिएगा, इनको जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या बता सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में हरित क्रांति का जनक, यहाँ पे प्रश्न नहीं आ गया आगे यहाँ पे। तो भारत में आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखिएगा आप, एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के लिए जो है किसके बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं की। भारत में हरित क्रांति के लिए जो है गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी, हाई इल्ड वैरायटी। आप याद रखिएगा HYV, जिसको हम बोलते हैं हाई इल्ड वैरायटी, हिंदी में उच्च पैदावार वाली किस्में। तो गेहूं की जो है उच्च पैदावार वाली किस्मों की से जो है शुरुआत करी गई थी हरित क्रांति की, जिससे जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सबसे ज़्यादा जो फायदा था हरित क्रांति का वह गेहूं की फसल को ही हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध और जो प्रतिबंध होते हैं उनको हम बोलते हैं लिबराइजेशन, यानी कि उदारीकरण। सरकार की नीतियों में छूट देना, सरकार के, तो उदारीकरण इसको हम बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आप याद रखिएगा जो LPG रिफॉर्म्स थे, जो आपके LPG रिफॉर्म्स थे, ये कब लाए गए थे? 1991 में लाए गए थे LPG रिफॉर्म्स। और उस समय आप जो है प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री। और उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारे वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था LPG रिफॉर्म्स को 1991 में। इसको हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। LPG इसी को हम बोलते हैं, L से मतलब आपका उदारीकरण हो जाएगा, यानी कि लिबराइजेशन हो जाएगा। P से आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण हो जाएगा। और G से आपका क्या हो जाएगा? तो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें से आपके सामने 4 पंचवर्षीय योजनाओं का वर्ष दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर प्रकार की परीक्षा का यह फेवरेट टॉपिक आपका पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना को कम से कम आप याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो आपका 5वीं पंचवर्ष, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था पूछा गया है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये पहली आपकी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 1961-66 दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1974 से लेकर 1978 तक आपकी चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी, बिल्कुल सही दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 2007 से 2012 तक, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। तो नीचे के B, C और D बिल्कुल सही दिए गए हैं, लेकिन पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था 1974 से लेकर 1978 तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड आपका शुरू किया गया था 13 जनवरी 1970 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 जनवरी 1970 को जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? और श्वेत क्रांति का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है वर्तमान में? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, यह कब किया गया था? भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आप याद रखिएगा, भारत में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय काल में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। तो 14 जुलाई 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को प्रथम बार जो है इंदिरा गांधी के समय काल में 14 बैंकों का, कितने, तो टोटल 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 19 जुलाई 1969 को केवल उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। आप याद देखिएगा, जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, केवल उन्हीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ये आपके 14 बैंक कौन कौन से थे, यहाँ पे आपके सामने सभी बैंक लिखे गए हैं। वीडियो को कुछ समय के लिए रोक लीजिएगा और इत्मीनान से इन 14 बैंकों को आप पढ़ लीजिएगा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी जब प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्या बता सकते हैं कि जब प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि जब प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इसका जवाब आप दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया है, इंदिरा गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थी। क्या थी? हमारी प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये चीज़ भी आप देख लीजिए कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, कुल कितने नेशनलाइज यानी कि हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो टोटल आपके 12 बैंक हैं, जिनमें 11 प्लस 1 आप याद कर लीजिएगा। एक में मतलब आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा SBI हो जाएगा और बाकी 11 अन्य हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SBI को मिलाकर टोटल 12 जो हैं राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में हमारे देश में है। तो ये 12 बैंक आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। वीडियो को एक बार थोड़ा सा रोक लीजिएगा। ये 12 बैंक कौन कौन से हमारे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है आपके सामने लिखे गए हैं। आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, 1 + 11 यानी कि एक आपका हो जाएगा SBI हो जाएगा और 11 अन्य बैंक, टोटल मिला के आपके 12 बैंक है। नेशनलाइज बैंक वर्तमान में, राष्ट्रीयकृत वर्तमान में इतने बैंक है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 अप्रैल 1980 को दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दोबारा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कितने बैंकों का किया गया? दोबारा यानी कि सेकेंड टर्म में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो सेकेंड टाइम में जो है टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप याद रखिएगा, सेकेंड टाइम में जो है टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में बैंकों का बैंक हम किसे कहते हैं? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है यह हमारा बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। तथा RBI की जो स्थापना थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी, RBI एक्ट आप याद रखिएगा। RBI का जो एक्ट था 1934 का, RBI एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया, RBI की स्थापना करी गई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा RBI का जो राष्ट्रीयकरण था कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल 26 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है। 26 प्रश्नों के अलावा जो भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यह पहला वीडियो आपको कैसा लगा SSC GD के लिए इकोनॉमी का, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।